गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल वैली के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। खासकर अगर मैं बात करूं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड्स वाली सिचुएशन यहाँ पे ट्रिगर हुई। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हुई, जिस वजह से यहाँ पर टोटल 11 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई और लगभग 9 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इंजर्ड हैं। 10 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये पूरे जम्मू कश्मीर में तो नहीं, बट पीर पंजाल वैली जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे लोगों को बोला गया है कि वो अपने घरों से कम निकलें। इस इनफैक्ट इसके अलावा मैं बात करूँ, जो अमरनाथ यात्रा है, चाहे वो बलटाल से हो या पहलगाम के रास्ते से हो, उसको फिलहाल थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। इनफैक्ट ये बोला गया है कि 23 जुलाई तक और भी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो सकती है, जिस वजह से आने वाले दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल देखने को मिल जाएंगे। साथ में ही अगर आप नोटिस करोगे ना, तो सिमिलर सिचुएशन आपको नागालैंड के अंदर भी देखने को मिली। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी लैंडस्लाइड्स देखने को मिली, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से। तो इस प्रकार के जो डिजास्टर्स हमारे यहाँ पे होते हैं, इनसे कई बार बहुत सारे घर जो हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जिंदगियाँ यहाँ पे चली जाती हैं। ऐसे केसेस में देखो, प्रिपेयर्डनेस तो काम आती ही है, बट एट द सेम टाइम प्रिपेयर्डनेस के बाद हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी जो रिलीफ है वो आप प्रोवाइड करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रीएस्टैब्लिश करना, सड़कें, पावर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन सब चीज़ों के ऊपर भी वापस इसको ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 19 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक आज है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, नीति आयोग ने एक नया इंडेक्स यहाँ पे बनाया है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। अब ये पता क्या करेगा, अलग अलग जो हमारी स्टेट्स हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं, ये बताएगा। अब सवाल आता है कि कैसे पता लगता है कि वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर इन्वेस्टर्स चाहते हैं वहाँ पर आना। देखो, इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें देखा जाता है, एक तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सड़कें कैसी हैं, क्या अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टर आता है उसको अपना लगता है कि रिटर्न मिल पाएगा। बिजनेस क्लाइमेट कैसा है, रिसोर्सेज, सरकार की नीतियाँ इन्वेस्टर फ्रेंडली है या नहीं है। उसके अलावा रेगुलेशंस कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप में ईजी हैं, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे हो पाए। इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ, इन्वायरमेंट रेजिलियंस, इस तरह से ना टोटल 8 बेसिकली पिलर्स हैं, जिस बेसिस के ऊपर हम अलग अलग स्टेट्स को इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, कौन सा स्टेट खराब कर रहा है। दरअसल में ना, जो 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी नीति आयोग की 2024 के अंदर, तब ये सोचा गया था कि इस प्रकार का हम इंडेक्स बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आइडिया था। एंड फिर आगे जाके यूनियन बजट 2025-26 के अंदर हमने इसको अनाउंस किया और फाइनली जाकर नीति आयोग ने इसको यहाँ पे बना दिया है। अब इसमें जो डेटा है वो भी देखा जाएगा, सेकेंडरी डेटा अलग अलग सोर्सेज से जो इकट्ठा होगा। और इसके अलावा इन्वेस्टर का परसेप्शन कैसा है, इन्वेस्टर से ही पूछा जाएगा कि आपको कौन सी स्टेट ज़्यादा लगती है जहाँ पर आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करके हम यहाँ पे ये इंडेक्स बनाते हैं। अब इसमें टॉप परफॉर्मर जो होगा उसका स्कोर 50 से ज़्यादा होगा, जिनका स्कोर 45 से 50 हमको हम फ्रंट रनर बोलेंगे। ऐसे ही 40 से 45 वालों को इमर्जिंग परफॉर्मर, और जिनका स्कोर 40 से भी कम है उनको हम लोग एस्पायरिंग स्टेट्स का दर्जा यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि अब जो ये इंडेक्स निकाला गया है, इसमें टॉप परफॉर्मेंस आई है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये टॉप 3 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट ना, हमने पता क्या किया, इन स्टेट्स को भी कैटेगराइज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, लार्ज स्टेट्स का रैंकिंग अलग आएगी, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रैंकिंग अलग आएगी, और आपकी जो यूटीज या सिटी स्टेट्स हैं इनकी रैंकिंग अलग आएगी। तो अगर आप बात करोगे ना हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, यहाँ पर टॉप रैंक उत्तराखंड का है। बाकी अगर बात करें सिटी स्टेट्स एंड यूटीज की, यहाँ पर टॉप रैंक गोवा का आया है। और बड़ी स्टेट्स के अंदर गुजरात सबसे बड़ा पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे। फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये इस प्रकार से आपको रैंकिंग देखने को मिल जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करना, हमारे ना कुछ 5 ऐसे रीजन हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन पांचों को कंसिडर करेंगे ना, तो देश का लगभग 85% एफडीआई इन्हीं स्टेट्स के अंदर आता है। और आप समझ भी पा रहे होंगे क्यों। देखो, महाराष्ट्र में है मुंबई, जो कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। कर्नाटका के अंदर आपको बैंगलोर देखने को मिल जाएगा। गुजरात भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, और दिल्ली तो आप समझ ही गए, ठीक है, देश की कैपिटल है। और तमिलनाडु में भी ना, चेन्नई होने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफडीआई आता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमारा ना जो
इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड है, यानी कि कुछ एक रीजन्स के अंदर ही ज़्यादातर आपका एफडीआई आता है, बाकी रीजन्स थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, तो हमें उनके ऊपर भी काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये जो 8 मैंने क्राइटेरिया आपको बताए थे ना, यहाँ पर ये सारे 8 जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसको 25% का वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में। देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो कल रात ही, मतलब आज सुबह ही बेसिकली, अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसमें फाइनली स्पेन ने जीत प्राप्त की है। स्पेन ने ये मैच 1-0 से जीता और स्पेन अब यहाँ पे फुटबॉल में विश्व विजेता यहाँ पे बन गया है। ठीक है, ये तो बात रही फाइनल मैच की, राइट। अब एक ना सेमीफाइनल मैच हुआ था इससे पहले, वो मैच था अर्जेंटीना और यूके के बीच में। अब इस मैच में अर्जेंटीना जीत गया। अर्जेंटीना के जीतने के बाद ना, दरअसल में एक बैनर दिखाया जिसमें नाम लिखा हुआ था इन पर्टिकुलर आइलैंड का। एक्चुअली नाम फॉकलैंड आइलैंड का नहीं था, नाम था आइलस मालविनास का। अब पॉइंट आता है ये क्या मुद्दा है अपने आप। देखो मैं आपको ना समझाता हूँ कि है क्या ये पूरा फॉकलैंड आइलैंड, जिसको आप लोग आइसलेस मालविनास भी बोल सकते हो। अब नोटिस करना, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखो। देखो यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेंगे, ये वाले बिल्कुल अर्जेंटीना के पास में ही है, अटलांटिक ओशन के अंदर। इनको हम जानते हैं फॉकलैंड आइलैंड्स के नाम से। ठीक है, अब इसकी ना हिस्ट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? अगर हम इसको हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर ना समय समय के ऊपर कभी स्पेन का कंट्रोल रहा, कभी फ्रांस का कंट्रोल रहा, कभी ब्रिटेन का कंट्रोल रहा। बट 1816 1816 के अंदर क्या होता है ना, 1816 में अर्जेंटीना ने ऐसा बोलता है कि स्पेन से इसको यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे मिल गए। पहले स्पेन के पास थे, स्पेन के बाद जब अर्जेंटीना इंडिपेंडेंस हुआ तो यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड्स भी इसके पास आ गए और इन्होंने इसका नाम क्या रखा, आइसलेस मालविनास। तो यानी कि ना अर्जेंटीना इसको इस नाम से बुलाता है। ठीक है, बट आगे जाके पता क्या हुआ, 1833 में 1833 के अंदर जब ब्रिटेन आया तो इसने इस आइलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, और तब से लेकर फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यूके ही इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। अर्जेंटीना ने बोला कि भाई आपने हमारे आइलैंड्स को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। इनफैक्ट आगे जाके 1982 के अंदर फॉकलैंड्स वॉर भी होता है। अब इस फॉकलैंड वॉर के अंदर क्या हुआ कि अर्जेंटीना के कुछ लोग यहाँ पर इन्वेड कर गए। अर्जेंटीना के लोगों ने बोला भाई ये तुम्हारा हमारा आइलैंड है, हम रहेंगे यहाँ के ऊपर। तो ये जो युद्ध हुआ था ये लगभग 74 डेज तक चला, जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई, तो यूके ने अपना जो कंट्रोल है वो यहाँ पे जारी रखा। फिर 2013 के अंदर यहाँ पे वोटिंग हुई, रेफरेंडम हुआ कि बताओ भाई आपको किसके साथ जुड़ना है। तो ज्यादातर लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने यहाँ पे बोला कि हम यूके के साथ ही, ब्रिटेन के साथ ही यहाँ पे रहना चाहते हैं, राइट। तो यूएन यहाँ पे बोलता है कि भाई देखो इन दोनों कंट्रीज को आपस में मिलकर बायलैटरल नेगोशिएशन के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। तो पॉइंट यही आता है कि इस फाकलैंड आइलैंड्स का जो मुद्दा है ना, ये दोनों देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। अर्जेंटीना बोलता है ये हमारा हिस्सा है, यूके बोलता है ये हमारा हिस्सा है। आज के टाइम कंट्रोल यूके का ही है इसके ऊपर, पर इस तरह से मुद्दे होते रहते हैं। तो अभी जब अर्जेंटीना ने यूके को सेमीफाइनल में हराया तो उन्होंने बैनर दिखा दिया कि भाई देखो हम तो अपना ये आइसलेस मालविनास, हम तो यही हैं, अर्जेंटीना के ही ये लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ये मिले। तो एक तरह से इन्होंने दुनिया को यहाँ पे बताने की कोशिश करी, इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी। इस वजह से ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, ये है यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड्स, और ये अटलांटिक ओशन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको ना ड्रेक पैसेज देखने को मिलता है, जो दरअसल में यहाँ पर अंटार्कटिका के साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट करता है। तो ड्रेक पैसेज से बहुत ही नज़दीक आपको ये जो फाकलैंड आइलैंड है देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है केप हॉर्न। ठीक है, तो केप हॉर्न के भी बिल्कुल पास में ही आपको ये आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी स्टैनली है। ठीक है, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का रफली एरिया है, दो हिस्सों में डिवाइड है, ईस्ट फाकलैंड एंड वेस्ट फाकलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केप हॉर्न और ड्रेक पैसेज के बहुत पास में है। साउथ अटलांटिक सी लेन्स का एक्सेस यहाँ से मिलता है, एक बेस बहुत अच्छा बन जाता है, स्ट्रेटेजिक बेस के तौर पे काम करता है, और आसपास बहुत सारी फिशिंग ग्राउंड्स और आपको ऑयल एंड गैस रिजर्व भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जो लोकेशन है डेफिनेटली दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है स्टेप अप रिपोर्ट ऑन इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। थोड़ा मैं आपको पहले तो बताता हूँ इसके बारे में। देखो पहले बात बताओ, आप लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में समझते हो कि आखिर क्या होता है? देखो फूड की प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग मतलब वैल्यू एडिशन करना।
जैसे कई बार आप लोग नोटिस करते होंगे ना कि हमने पोटैटो से क्या किया, हमने पोटैटो से पोटैटो चिप्स बना लिए। हमने ऑरेंज से क्या किया, हमने ऑरेंज से ऑरेंज जूस बना लिया। हमने टोमेटो से क्या किया, टोमेटो केचप बना लिया। या फिर इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अलग-अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके मसाले बना लिए, जो आपके एमडीएच, एवरेस्ट के मसाले होते हैं। ये हर एक चीज़ आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। एंड डेफिनिटली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, और ज़्यादा वैल्यू एडिशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ये फूड प्रोसेसिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसी के लिए ना हमारा एक होता है फूड वर्ल्ड इंडिया, ठीक है? ये बेसिकली हमारा जो फिक्की है ना, ये फिक्की के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम फूड प्रोसेसिंग और फूड बिजनेस सेक्टर के जो अलग-अलग लोग हैं, वो यहाँ पर साथ में आते हैं। साथ में आकर क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम कैसे अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं। तो इस बार जो ये मीटिंग हुई, ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर थीम रखी गई स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या है? स्केलेबल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू अनलीश प्रोग्रेस। यानी कि हमें अपनी फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव यहाँ पे बनाना होगा। अब इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंतर्गत यहाँ पर एक रिपोर्ट भी यहाँ पे रिलीज़ करी गई, जिसका नाम है स्टेप अप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है डेलॉयट इंडिया और फिक्की के द्वारा। फिक्की दरअसल में ना एक एसोसिएशन है एक तरह की, ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा गवर्नेंस के अंदर इसके बारे में। अब इस रिपोर्ट के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, जो आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर भी यहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए लिख सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट ने बताया है कि भारत का प्रोसेस्ड फूड मार्केट जो है वो $600 बिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक। और कैसे पहुंचेगा ये? क्योंकि देखो आज के टाइम ना कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है इसके रिगार्डिंग। लोग, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन होने की वजह से अब थोड़ा जॉइंट फैमिली कल्चर कम हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ लोगों की इस तरह की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है जो प्रोसेस्ड फूड की होती है। लोगों की जैसे जैसे इनकम्स बढ़ रही है, लोग खर्चा करेंगे अलग अलग जगह, तो बहुत सारा खर्चा वो अपने प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर भी यहाँ पे करते हैं। लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। देखो आप नोटिस करते हो, जैसे आजकल ना आप अपने कोई भी ऑनलाइन आप एप्लीकेशंस खोलो, ज़ोमैटो हो गया, या ज़ोमैटो के अलावा भी आपका ब्लिंकिट हो गया, आपका ज़ेप्टो हो गया, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया, इसके ऊपर ना बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। कोई होगा प्रोटीन रिच फूड, कोई होगा आपका मिलेट्स फूड, कोई होगा हेल्दी फूड, कोई होगा कि ज़ीरो मैदा, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस है। और ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि आटा बिस्किट, ये बिस्किट, वो बिस्किट, मतलब नो नो ऑयल बिस्किट, है ना? इस तरह से आते हैं ना आपके नो पाम ऑयल बिस्किट्स। तो ये सारे हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छे होते हैं। तो उसी की अवेयरनेस लोगों के लिए बढ़ रही है, तो लोग भी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स हो गया। इसके अलावा कैसे-कैसे शिफ्ट आया है वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट ना एक बात और बताई है कि जैसे-जैसे जनरेटिव एआई, यानी कि जैसे चैट जीपीटी हो गया या गूगल जेमिनी हो गया, इन सब के आने की वजह से भी आप नोटिस करोगे कि जो कंपनीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। कैसे? क्योंकि अब उनको पता लग पाया है डिमांड कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पर ये अलग-अलग जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बना पा रहे हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, ये जो एआई का इस्तेमाल करने से। ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है? या फिर आपके जो ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ठीक है? ये सारी चीज़ों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया है। इसके अलावा सरकार ने भी रेगुलेशंस काफ़ी आसान कर रखी हैं। 100% एफडीआई जो है वो अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। अगर मैं बात करता हूँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा $600 बिलियन टच कर सकता है 2030 तक, और सिर्फ अगर प्रोसेस्ड फूड की बात करूँ तो $560 टू $580 बिलियन ये इंडस्ट्री रह सकती है। एक प्रॉब्लम जो इंडिया में अभी है ना, कि भारत में बहुत ही कम यहाँ पे प्रोसेसिंग हम करते हैं। यानी कि ना इनफैक्ट इसको ना हम लोग सनराइज़ सेक्टर के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अभी फ़िलहाल ये सेक्टर अपने आप में काफ़ी छोटा है, पर आगे जाके ये सेक्टर का पोटेंशियल बहुत बड़ा बनने का ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हम बहुत कम प्रोसेसिंग करते हैं, पर आगे जाके हम इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसकी मदद से हम अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो हार्वेस्टिंग के बाद लॉसेस होते हैं, चाहे वो स्टोरेज ना होने की वजह से हो, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ढंग से ना होने की वजह से, या प्रोसेसिंग ढंग से ना होने की वजह से, ये सारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो अगर हमने ये सारी काम किए, तो उससे बताया जा रहा है कि हम 3 से 5 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू अगर हम कर पाएँगे, अगर हमने अच्छे से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया। मतलब एक तरफ है टमाटर एक्सपोर्ट करना, एक तरफ है टोमेटो केचप एक्सपोर्ट करना। हमें फ़ायदा टोमेटो केचप एक्सपोर्ट करके ज़्यादा होगा। 3 से 5 गुना हम अपनी एक्सपोर्ट वैल्यू यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और इससे किसानों की इनकम भी यहाँ पे बढ़ेगी।
तो ये सारी बातें यहाँ पे स्टेटअप रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज परिवर्तन स्कीम। पहले तो परिवर्तन की आप फुल फॉर्म पढ़िए। परिवर्तन स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम फॉर एक्सीलेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क मिशन। आप बोलोगे तो बहुत लंबी डेफिनेशन है। हाँ ठीक है, लंबी डेफिनेशन है, पर आपको घबराना नहीं है। लंबी डेफिनेशन से कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, कंसेप्ट समझो। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कुछ ना कुछ सर तो एयर पोल्यूशन की बात है, कुछ ना कुछ तो व्हीकल्स की बात है। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि अभी देखो आने वाली हैं, अभी तो फिलहाल गर्मियां हैं, पर 2-3 महीने में आपको सर्दियां देखने को मिल जाएंगी। और सर्दियों के समय के ऊपर हमारा जो, ठीक है, हमारा जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है ना, पता है सबको। अब इस समय के ऊपर आप लोग नोटिस करोगे कि व्हीकल इमिशन जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और भी रीज़न है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सारी चीज़ें भी हैं, पर जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है ना, ये बहुत ज़्यादा दिल्ली को तंग करता है, दिल्ली और आसपास के एरिया को। अब इसमें एक बात नोटिस करना कि कुछ हमारी ना ऐसी व्हीकल्स हैं, जैसे जिनमें बात करता हूँ पुराने ट्रक्स, पुराने बसेस की अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें जो पुरानी हो चुकी हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो हम चाहते हैं कि भाई इनको ना हम रिप्लेस करवाएं अपने जो BS6 व्हीकल्स होते हैं, जो भारत स्टेज नॉर्म्स 6 व्हीकल्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे नॉर्म्स फॉलो करते हैं और इन्वायरमेंट पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं EVs, उससे हम यहाँ पे इनको रिप्लेस करवाएं। अब पॉइंट आता है कि ठीक है सरकार नीतियां बनाती है, पर इसके अंदर ना कुछ बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, तभी कुछ फायदा हो पाएगा। तो बिल्कुल हम दरअसल में वही कर रहे हैं। ये जो परिवर्तन स्कीम लाई गई है ना, ये बेनिफिट्स देने के लिए ही है। पॉइंट आता है क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखो एक है आपका मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे राज्यों सरकार जो होती है ना, वो अलग अलग प्रकार का मोटर व्हीकल टैक्स लगाती है, ठीक है, जो भी आप नए व्हीकल्स खरीदते हो। अब उनके ऊपर यहाँ पे आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, ठीक है, दैट्स गुड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन फी वेवर, जब आप नया व्हीकल खरीदते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। गाड़ी का दाम तो होता ही होता है, उसके अलावा टैक्सेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, तो खर्चा बढ़ जाता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये फी भी आपके लिए वेव कर देंगे अगर आप अपने पुराने ट्रक बसेस को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें 5% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब अगर आपने नई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया, नई गाड़ी मतलब ये सभी गाड़ियों के लिए नहीं होगा, ये मेजरली पुराने ट्रक्स और बसेस की यहाँ पे बात हो रही है। देखो इसमें केस में पता क्या होगा कि जो भी आपके व्हीकल लोन्स आप लोगे, मान लो लेट से आपने लोन लिया 10 मतलब किसी बैंक से, और 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो हम पता क्या करेंगे, सरकार यहाँ से 5% अपनी जेब से देगी। तो इफेक्टिवली गाड़ी वाला खरीदने वाला जो बंदा है ना, उसको सिर्फ 5% लगेगा, मतलब सरकार मदद करेगी 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी देकर, ये भी फायदा है। उसके अलावा आपके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, वो आपको कम से कम 8% का यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। मतलब जैसे टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, ये सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स भी 8% का यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। उसके अलावा आपको ये जो फ्यूल वगैरह है उसके लिए वाउचर्स मिलेंगे, ठीक है, एक बार फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेंगी अपनी इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट व्हीकल्स के लिए। तो इस तरह से हमने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लेकर कोशिश करी है कि ये जो रिप्लेसमेंट है हम यहाँ पे कर पाएँ, ताकि ये फ़ायदा हो पाए। क्योंकि इससे क्या होगा, व्हीकल एमिशन कम होगा, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी अच्छी होगी, क्लीन मोबिलिटी यहाँ पे होगी, एंड इस तरह से हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर पाएंगे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की तरफ, ठीक है। एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, पुराने ट्रक्स और बसेस की जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात ये आएगी कि सर इसके लिए ये पैसा वैसा कौन दे रहा है इसके लिए। देखो इसके लिए ना जब पैसा है वो शेयर होगा। कैसे शेयर होगा, देखो लगभग ना इसके लिए 9500 करोड़ लगेंगे, और इसमें 5000 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, पर उसके अलावा जो बाकी पैसा है ना वो एनसीआर वाली स्टेट्स देंगी, मतलब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये सब लोग मिलकर शेयर करेंगे। और लगभग 10 साल का मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन इस तरह से यहाँ पे देने की यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये स्कीम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करेगा, और इसको नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के द्वारा यहाँ पे फंड किया जाएगा। इस प्रकार से सारा काम होगा। जो भी हाईली पोल्यूटिंग ट्रक्स एंड बसेस हैं, पुराने हो गए हैं, उनको हम रिप्लेस करेंगे। यही है आपकी परिवर्तन स्कीम, ठीक है ना। तो ये स्कीम को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। इसके लिए अलग अलग पोर्टल के साथ लिंक किया जाएगा, उसी में सब्सिडी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये है परिवर्तन स्कीम। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रिगार्डिंग एक्साइज पिच ब्लैक 2026। दोस्तों जो एक्साइज पिच ब्लैक है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसके लिए भारतीय एयरफोर्स का जो कंटिजेंट है वो यहाँ पहुँच गया है। इसमें इंडिया के जो रफाल एयरक्राफ्ट हैं और C-17 हैं, ये यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो दरअसल में एक्सरसाइज है, ये
ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पे इसको होस्ट करता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है उसके द्वारा होस्ट की जाती है। ये मल्टीनेशनल है, लगभग 20 देश जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बाइनियल होती है, मतलब ये 2 साल में एक बार होती है। तो इसमें इंडो पैसिफिक, यूरोप की जो अलग-अलग एयर फोर्सेज़ हैं वो साथ में मिलकर काम करती हैं, ताकि आपस में कैसे मिलकर काम किया जाता है, इंटरऑपरेबिलिटी है, उसको बढ़ाया जा पाए, ठीक है ना? तो ये आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे हो रहा है और इससे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और क्वाड जैसे आर्किटेक्चर को और ज़्यादा शेप होने के अंदर यहाँ पे मदद मिलती है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो मैंने आपको होमवर्क दिया था सैटरडे लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में, तो बिल्कुल इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स के नाम से भी जानते हैं और हिंदूज़ का ये बहुत ही फेमस, आपको बहुत ही मान्यता वाला फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ करेक्ट। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बात करें तो दोस्तों ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहाँ पर सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, तो सेकंड इज़ रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी की, तो देखो ये क्लोज सोर्स या प्रोप्राइटरी नहीं है, बल्कि ये ओपन सोर्स ईथरनेट बेस्ड आपकी टाइमिंग है, जिसको सर्न के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।